आज हम बात करेंगे हमारे एनसीईआरटी के नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है इंडस्ट्रीज़। जब हमने एग्रीकल्चर चैप्टर की शुरुआत की थी उस समय भी हम ये बात कर रहे थे कि किसी भी इकोनॉमी या किसी भी देश के लिए अगर एग्रीकल्चर के बाद कोई दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वो होता है इंडस्ट्रीज़ का सेक्टर, यानी कि वो इंडस्ट्रीज़ जो कि अलग अलग रॉ मटेरियल्स की मदद से आज की डेट पे हमें एक फिनिश्ड गुड्स प्रोवाइड करने का काम करती हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज़ के बारे में, हमारे देश में और दुनिया के बाकी देशों में जैसी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका थोड़ा सा कंपैरिजन होगा, और इसी के साथ हम जानेंगे कि हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो जैसा कि हमने शुरुआत में भी उस समय कहा था कि जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं या मैन्युफैक्चरिंग होती है किस चीज़ की, रॉ मटेरियल्स को किसी प्रोडक्ट में चेंज करने की, राइट, तो वो कहलाता है आपका इंडस्ट्रीज़ का सेक्टर। ओके, इंडस्ट्री refers to an economic activity that is concerned with the production of goods, extraction of minerals, or the provision of services. Thus, we have iron and steel industry which produces some kind of goods, coal mining industry जो कि extraction of coal करती है, और टूरिज्म इंडस्ट्री जो कि सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री ना केवल गुड्स का प्रोडक्शन कर सकती है, ना एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल्स के अलावा ये हमको सर्विसेज प्रोवाइड कराने का भी काम कर रही है। मतलब किसी भी तरीके का, किसी भी प्रकार का, चाहे आप कह लीजिए ट्रांसपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये फैसिलिटी जो है ये क्या है, सर्विसेज है, लेकिन इसको प्रोवाइड कराने का काम कौन करेगा, इंडस्ट्रीज़ करेंगी। तो इसलिए इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ना सिर्फ हमारे लिए गुड्स का प्रोडक्शन करती है, ना केवल मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन करती है, बल्कि हमको एक सर्विस भी प्रोवाइड कराने का काम कर सकती है। और एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे बताया ही गया है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये क्या करेंगी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आयरन और स्टील के प्रोडक्ट्स जो हैं उनका मैन्युफैक्चर करेगी। उनको मैन्युफैक्चर करेगी तो हमको आयरन और स्टील के बने हुए प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिनकी मदद से हम आगे दूसरी चीज़ें प्रोड्यूस कर पाएंगे। कोल माइनिंग इंडस्ट्री का काम क्या हो गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल करके देना। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे पास कोल नहीं होगा हम ना तो स्टीम इंजन का यूज़ कर पाएंगे, ना थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही कोई और काम कर सकते हैं। तो कोल की रिक्वायरमेंट हमको होती है, इसलिए कोल माइनिंग इंडस्ट्री भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टूरिज्म इंडस्ट्री की जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, उसके अलावा और भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड कराने का काम कर रही हैं, और उनकी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इस बात को आप नकार नहीं सकते। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है वो 3 बेसिस पे यहाँ पे किया गया है, चाहे आप देखो रॉ मटेरियल्स, फिर साइज, देन ओनरशिप। इसका मतलब ये हो रहा है कि रॉ मटेरियल्स की बेसिस पे जब आप इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन देखें तो आपको ये पता होगा कि उनमें इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल, यानी कि जिस चीज़ का उपयोग करके वो अपने गुड्स बनाने वाले हैं, जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं, वो क्या होंगे, उसके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। फिर साइज़ की बात करें तो साइज़ का मतलब ये नहीं हो रहा है कि कितना अमाउंट है या कितना, मतलब कितने बड़े पैमाने पे। बात ये होती है कि साइज़ मीन्स हो जाता है सबसे पहले उनका इन्वेस्टेड कैपिटल कितना है, मतलब कि उनका जो इनपुट कैपिटल है वो कितना है, और उस इंडस्ट्री का जो आप कह लीजिए कह सकते हो उस इंडस्ट्री का कितने एरिया में उसका फैलना है, यानी कि कितने एरिया में वो इंडस्ट्री फैली हुई है, कितना ज़्यादा उसका जो है लैंड मास उनके कंट्रोल में है, या इस तरीके से उसको साइज़ के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। फिर ओनरशिप से साफ समझ में आ रहा है, अगर किसी पर्सन के नाम पे है, किसी कंपनी के नाम पे है, सरकारी है या कोऑपरेटिव है, दैट मीन्स एक सोसाइटी ने उसको वो किया हुआ है, तो उसके बेसिस पे, उसकी ओनरशिप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे, और रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे जब आप क्लासिफाई करोगे तो कुछ इस तरीके के क्लासिफिकेशंस हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका एग्रो बेस्ड, सेकेंड है मिनरल बेस्ड, फिर है मरीन, देन फॉरेस्ट। अब देखिए, एग्रो से नाम से ही समझ में आ रहा है एग्रीकल्चर से मिलने वाला रॉ मटेरियल, मिनरल
कोई परेशानी की बात नहीं। मिनरल्स जो यहाँ पर है रॉ मटेरियल का काम करेंगे और फिर आप उनका यूज़ करेंगे। मरीन बेस्ड मतलब कहीं ना कहीं ओशियन से रिलेटेड ये होगा, और फॉरेस्ट बेस्ड मतलब सभी को समझ में आ रहा है कि जो फॉरेस्ट से मिलने वाली चीज़ें हैं, राइट, सच एज वुड है, सच एज बहुत सारे आपके केमिकल्स हैं, इन सब का जो भी यहाँ पर यूटिलाइजेशन होता है वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले तो रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे आपने समझा कि 4 तरीके की इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं। उसके बाद एग्रो बेस्ड में हमने कहा कि ये क्या करेंगे, प्लांट और एनिमल के मदद से बनने वाले प्रोडक्ट्स जो रहते हैं उनको ही अपने रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग करेंगे। ठीक है, अब जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है तो आप खुद एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज एब्सोल्युटली एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि अगर आपको फूड प्रोसेसिंग करनी है, आपको फूड की ज़रूरत है सबसे पहले, और फूड कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर से, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हुई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फिर वेजिटेबल ऑयल बनाना है तो आपको ऑयल सीड्स का रिक्वायरमेंट है ना, तो ऑयल सीड्स भी कहाँ से आएंगे, जब आप उनकी खेती करेंगे तभी आएंगे। फिर कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, तो लास्ट चैप्टर में जब हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे उसमें भी हमने ये चीज़ देखी थी, कॉटन जो है वो हमारे यहाँ मेजर क्रॉप्स में से एक है, राइट, और इंडिया के काफ़ी हिस्सों में कॉटन का जो है कल्टिवेशन होता है। तो कॉटन टेक्सटाइल जो है उसका पूरा का पूरा जो मेजर आप कह सकते हो बैकबोन या मेजर रिक्वायरमेंट क्या है, कॉटन एज अ रॉ मटेरियल। तो जब तक आपके पास कॉटन नहीं होगा जो कि आपको एग्रीकल्चर से मिलने वाला है, तब तक आप इस इंडस्ट्री का कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर पाओगे। ठीक, उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, एनिमल्स की, और फिर लेदर इंडस्ट्रीज में भी आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, एनिमल्स की, राइट। तो ये जो आपकी 2 इंडस्ट्रीज हो गई, ये क्या हो गई, एनिमल्स की हो गई। मतलब कि कुल मिलाकर के प्लांट और एनिमल के द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट्स हैं, या प्लांट और एनिमल अपने आप में इनका रॉ मटेरियल बनते हैं और फिर उन्हीं चीज़ों की मदद से ये अपने गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब बात करते हैं थोड़ा सा मिनरल बेस्ड में। तो मिनरल बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं ये क्या करती हैं, मिनरल ओर्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, राइट। मतलब होता क्या है, देखो अब आप एग्जाम्पल के तौर पे मान के यहाँ पे बताया है आयरन ओर है, ठीक है। जो आयरन ओर होता है, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं लौह अयस्क, अयस्क जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है ओर। तो जो ओर होता है वो अपने आप में इतना कैपेबल नहीं होता कि आप उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकें, है ना। उसमें आपको कई और चीज़ें एडअप करनी पड़ती हैं, कुछ उसके कंपोजिशंस होते हैं, कुछ प्रोसेसेस होती हैं, उसके बाद जा कर के आपको आयरन मिलता है। तो उस आयरन को आयरन ओर से प्राप्त किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर कह सकते हैं आप कि जो मिनरल्स आपको मिले उनका आप मिनरल ओर्स जो आपको मिले उनको यहाँ पे रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करेंगे और उसकी मदद से मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बनेंगी। ठीक है, उसके बाद अब आप बात करो अगर यहाँ पर कि जैसे आयरन ओर की हम बात करते हैं कि आयरन ओर की मदद से क्या बनता है, आपके आयरन बनते हैं। आयरन अपने आप में क्या होता है, फिर से रॉ मटेरियल के तरीके से यूज़ किया जाता है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, जिनमें वो क्या करते हैं, हैवी मशीनरीज, बिल्डिंग मटीरियल्स, रेलवे कोचेज़, ये सारी चीज़ें वो बनाते हैं। तो मतलब एक चीज़ ये है कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री अपने आप में एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि दूसरी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल सप्लाई करने का काम कर रही है। दैट मीन्स आप खुद सोचो कि अगर किसी देश में आयरन और स्टील इंडस्ट्री ना हो तो उस देश की आधी इंडस्ट्रीज तो वैसे ही ठप हो जाएंगी, राइट। दैट मीन्स आयरन और स्टील इंडस्ट्री का एक अपने आप में बहुत बड़ा और मेजर इम्पॉर्टेंट रोल है पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। उसके बाद मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ बताई गई हैं। तो मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, जो सी और ओशियंस के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनका ये रॉ मटेरियल के फॉर्मेट में यूज़ करते हैं और उसके बाद इनसे क्या बनता है, तो जैसे सी फूड है उसका फॉर्मेशन होता है, फिश ऑयल है वो बनता है। तो ये सारे क्या हैं, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स हैं जो कि कहाँ की मदद से बन रहे हैं, मरीन यानी कि ओशियंस और सी की मदद से मिलने वाले रॉ मटेरियल्स के कारण बन पा रहे हैं। सेम गोज विद द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़। वो क्या करती हैं, फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस होते हैं, फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रॉ मटेरियल के तरह यूज़ करती हैं। जैसे
आप देखो इंडस्ट्रीज जो है फॉरेस्ट के साथ एसोसिएटेड अगर आप बात करोगे तो पल्प है, पेपर है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, फर्नीचर एंड बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास वुड नहीं होगा आप कैसे फर्नीचर बनाओगे, राइट? जो जितना भी आपका वुडन फर्नीचर है उसके लिए आपकी मेन रिक्वायरमेंट वुड की है, और वो रिक्वायरमेंट आपके फॉरेस्ट ही पूरे करते हैं और कहीं से पूरी नहीं होती। सो दैट मीन्स समवेयर आपका जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है वो भी आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? सो दिस इज़ अ शॉर्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब बात करते हैं हम साइज़ के बेसिस पे। तो साइज़ के बेसिस पे अगर आप बात करने जाओ तो आपको पता है 3 टाइप से यहाँ पे क्लासिफाई किया है। सबसे पहले आपकी कॉटेज इंडस्ट्री, उसके बाद आपकी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड देन आपकी लार्ज इंडस्ट्रीज़। ये किस तरीके से डिवाइडेड है इनके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं काफ़ी स्मॉल स्केल पे होती हैं। मतलब आप ये समझो, नाम से ही समझ में आता है इनके कि कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज को हिंदी में कहते हैं कुटीर। कुटीर मतलब एक ऐसा, आप समझ लो कि समलाई कुटिया, या इसका मतलब ये हो रहा है कि जो प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे वो कहीं ना कहीं हाथों के द्वारा ही बन रहे होंगे। दैट मीन्स आप उनको घर पे भी प्रोड्यूस कर सकते हो। आप घर पे प्रोड्यूस कर सकते हो मतलब किसी भी तरीके की मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं रह गई। तो जब मशीन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो आप किससे प्रोड्यूस कर रहे होगे? अपने हाथों की मदद से, है ना? तो यहाँ पर जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसके जो गुड्स होते हैं वो जनरली बाय हैंड आपके मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देखो आप, बास्केट वीविंग है, पॉटरी है और बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, वो सारे आपके कॉटेज इंडस्ट्री में आ जाते हैं, ठीक। फिर सेकंड लेवल आता है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती हैं वो क्या करती हैं? लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज़ करती हैं और लेसर अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं ताकि लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स को वो प्रोड्यूस कर सकें। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होंगी उनके यहाँ पर भी ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन होगा जिनको टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, जिनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करो कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्री की तुलना में तो वहाँ पर जितना मशीनरीज जो हैं कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ नहीं हो रही हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है? जो प्रोडक्शन है वो हाथों की मदद से हो रहा है। लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो कैसे प्रोडक्शन कर रही हैं? वो प्रोडक्शन कर रही हैं बाय द हेल्प ऑफ मशीनरीज, फिर चाहे वो थोड़ा लेसर अमाउंट में ही क्यों ना हो, राइट। इसके बाद आती हैं आपका जो हैवी स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनकी बात करेंगे, राइट। तो देखो आप, सबसे पहले तो आपकी जो सिल्क वीविंग और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काउंट होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की, उनको एज सच इतने ज़्यादा जो मशीनरीज है उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उनको क्या करना है? एक फूड प्रोसेस, एक जो फूड होता है पूरा का पूरा उसको प्रोसेस्ड कराना है बाय डिफरेंट मेथड्स और उसके बाद उसको पैकेजिंग करवा करके मैन्युफैक्चर करना है दूसरे रीजन्स में, राइट। तो उतना ज़्यादा मशीनरी की रिक्वायरमेंट वहाँ पर नहीं होती। लेकिन अब अगर आप चलो बात करने लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि उनको बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं, बहुत सारा कैपिटल चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारी उनको मशीनरीज चाहिए। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है आपकी ऑटोमोबाइल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं वो। कैसे? देखिए, अब आपको ये मालूम है कि अगर आप किसी ऑटोमोबाइल यानी कि 4 व्हीलर यानी कि एक कार का प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं तो उसमें आपको कितनी सारी चीज़ें लगने वाली है, राइट। आपको सबसे पहले देखो, आपको उसकी बॉडी बनाना है तो पूरा मेटालिक बॉडी लगेगी। मेटालिक बॉडी के अलावा इंजन है, इंजन के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। उसके बाद जब ये हो जाएगा, इंजन और उसके डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे, पूरा उसका इंटीरियर डिज़ाइन हो जाएगा, देन उसके अपर जो एक्सेसरीज होती हैं, टायर्स हैं, ट्यूब्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इसको एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए 100 चीज़ें चाहिए। इवन दो आई वुड से 100 से ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो 100 चीज़ें बन रही हैं, फिर उनको असेंबल किया जा रहा है और फिर आपका एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा कैपिटल, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी और बहुत ज़्यादा लेबर को रिक्वायर करती हैं, जिसकी मदद से आप समझो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो काम कर पा रही हैं, राइट। अगर हायर कैपिटल ना हो, हायर टेक्नोलॉजी ना हो तो इन चीज़ों का जो प्रोडक्शन है वो उतना ईजी गोइंग नहीं रह जाएगा, ठीक है। सो ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो है आपके इंडस्ट्रीज़ के क्लासिफिकेशन किए गए हैं। फिर ओनरशिप के बारे में बताया।
ओनरशिप में जैसा कि मैंने आपसे कहा, देखिए क्या होता है ओनरशिप में, कुछ नहीं, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव, ये 4 तरीके की इंडस्ट्रीज़ होंगी। अब आप खुद एक कॉमन सेंस लगाएंगे और उसको समझेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री मतलब क्या करना है, किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के जो है ओन किया है, ऑपरेट किया है, यानी कि कोई एक पर्सन होगा या उन पर्सन्स का ग्रुप होगा और उन पर्सन्स का गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होता सिवाय लाइसेंसिंग प्रोसेस और टैक्स पेइंग प्रोसेसेस के। ठीक, फिर आती है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जिनके मालिक भी कौन है, गवर्नमेंट है, और जिनको ऑपरेट भी कौन कर रहा है, गवर्नमेंट, यानी कि उनके अंदर चलने वाले जितने भी ऑपरेशंस होंगे, जितने भी डिसीजंस होंगे, वो कहीं ना कहीं जो है आपकी गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में होंगे। जैसे कि आपके एग्जांपल्स हैं इसके, तो क्या एग्जांपल है इसका, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अच्छा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है सेल, इसको याद रखेंगे। ये हमारी नवरत्न कंपनीज में से एक है। ये नवरत्न महारत्न कंपनीज क्या होती हैं, जब आप नेक्स्ट क्लासेस में पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, सेल उनमें से एक है, इसको याद रखेंगे। फिर हम बात करेंगे जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज की। तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या होता है, देखो ओनरशिप भी किसके पास है और ऑपरेशन भी किसके पास है, स्टेट और इंडिविजुअल दोनों के पास आ रहा है, या फिर आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और स्टेट। मतलब इन्होंने क्या किया, जॉइंट सेक्टर है, दिख रहा है नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप टाइप का कर रहे हैं बिटवीन द स्टेट एंड द इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि ये जो आपके प्राइवेट सेक्टर वाले लोग थे, इनके मन में आया कि चलो एक इंडस्ट्री ऐसी खोलते हैं जिसमें गवर्नमेंट हमारी पार्टनर बने। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जाकर के गवर्नमेंट को अप्रोच किया, गवर्नमेंट की मदद से इन्होंने यहाँ पर एक अपना जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री ओपन अप करी। इसका नाम, जैसे एक एग्जाम्पल आपको दिया है यहाँ पे, तो मारुति उद्योग लिमिटेड जो है वो एक जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक, फिर आता है आपका कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है, तो आप अगर इसका वर्ड पकड़ के चलो, कोऑपरेट है ना, कोऑपरेट मतलब सहयोग करना। अगर कोई आपको सहयोग करे, अगर कोई आपको सहकार्य करे, तो आपका जो काम है वो बहुत इजी गोइंग हो जाएगा। किसी एक पर्सन पर डिपेंडेंसी कम होकर के अगर सब लोग सहयोग करें, कोऑपरेट करें, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से हो पाएगी, राइट। तो इसी से याद रखना है कि कोऑपरेटिव सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो ओन और ऑपरेट की जाती हैं उसके प्रोड्यूसर्स या सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स और उसके वर्कर्स के द्वारा। यानी कि जो लोग उस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं या जो लोग उस इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल्स की, वही इसके ओनर भी हो जाते हैं और ऑपरेटर भी हो जाते हैं। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है, अब एक सवाल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड नाम सुनने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर इसका शॉर्ट फॉर्म कर दिया जाए तो आपको अभी समझ में आ जाएगा कि मैं किस कंपनी की बात कर रही हूँ। सो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इज़ नथिंग बट आपका अमूल, राइट। गुजरात का एक बहुत ही सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री जो कि आज पूरे वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है ना। तो ये हमारे यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज में से एक है, जिसका नाम है क्या, अमूल, दैट इज आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसके अलावा इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हो कोऑपरेटिव सेक्टर का, सुधा डेयरी के नाम से काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। तो ये जो है ओनरशिप के बेसिस पे क्लासीफाई किया है। कैसे, क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि ओनरशिप यानी कि मालिकाना हक किसका होगा और डिसीजंस कौन लेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कंपनीज़ के, अगर आप बात करो तो कई कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके ओनर्स अलग होते हैं और ऑपरेटर्स अलग होते हैं, राइट। मतलब कि मालिक जो होगा वो अलग व्यक्ति होगा और डिसीजन लेने का हक किसी और के पास होगा। कैसे, क्योंकि मालिक ने खुद पावर ऑफ अटर्नी, ओनर ने खुद पावर ऑफ अटर्नी दी होगी किसी व्यक्ति को, जिसके थ्रू वहाँ पर जो है डिसीजंस लिए जा रहे होंगे, राइट। सो ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप क्लासिफिकेशन होता है इंडस्ट्रीज़ का। अब बात करेंगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो देखो, हमने आपको स्टार्टिंग में भी ये चीज़ बोला था कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत सारे स्टेप्स में होता है। उन स्टेप्स को फुलफ़िल करने के लिए इसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, और कई बार ऐसा होता है कि इंडस्ट्रीज़ के जो लोकेशन है वो भी इसमें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर लोकेशन अच्छी नहीं हुई, लोकेशन किसी कॉम्प्लेक्स या किसी ऐसी जगह पे हुई जो डिफ़िकल्ट टू रीच है, तो प्रोडक्शन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। कैसे, देखिए सबसे पहला तो इसका जो लोकेशन फैक्टर है कैपिटल है।
कैपिटल इसलिए है क्योंकि कैपिटल है तो ही सब कुछ है, अगर कैपिटल नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर आपको इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना है, ज़मीन खरीदनी है, ज़मीन के ऊपर उसकी बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाने के बाद मशीनरी लगानी है, मशीनरी लगाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, पावर सप्लाई, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, रॉ मटेरियल, जितने भी काम हैं आपके, बिना कैपिटल के पॉसिबल ही नहीं है। तो कैपिटल इज द स्टार मटेरियल ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, राइट। फिर दूसरा आता है आपका मार्केट। अब देखो, आपने एक इंडस्ट्री लगाई, आपने सोचा कि आप एक ऐसे प्रोडक्ट की इंडस्ट्री लगाएंगे जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं चलता, राइट। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको उसका मार्केट कम मिलेगा, और मार्केट कम मिलने की वजह से जो उसका आप कह लो जितना भी कैपिटल लगा करके इन्वेस्टमेंट करके आपने प्रोडक्शन किया, अगर उसकी इसकी सेल नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आप लॉस में जाओगे। तो लोकेशनल फैक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हो सकता है कि ये इंडस्ट्री अगर आपने अपने देश में लगाने की जगह दूसरे देश में लगाई होती तो वहाँ शायद वो मार्केट मिलता, वहाँ शायद वो प्रोडक्ट चल जाता, वहाँ शायद उसकी सेल होती, तो आपका नुकसान नहीं होता, राइट। मतलब कि कुछ रीजन्स के हिसाब से अगर आप किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप ये भी देखते हो कि जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जा रहा है उसका सराउंडिंग में मार्केट कैसा है। अगर उसकी मार्केट वैल्यू है तो उसका प्रोडक्शन करना बहुत अच्छी बात है। अगर उसको खरीदने वाला कोई है ही नहीं और आप डिमांड क्रिएट नहीं कर सकते तो आपका कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, ये बात कंफर्म है, राइट। सो मार्केट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। फिर पावर क्यों, क्योंकि अगर ऐसा कोई रीजन है जहाँ पर 24 घंटे बिजली है ही नहीं, हफ्ते के 7 दिन बिजली है ही नहीं, आप इंडस्ट्रीज़ की मशीनरी चला पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं चला पाएंगे। इसलिए पावर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिर रॉ मटेरियल क्यों, देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोकेशंस में इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने से रॉ मटेरियल वहीं के वहीं प्रोवाइड हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल आपको, इंडस्ट्री एक जगह होती है, रॉ मटेरियल दूसरे स्टेट से मंगाना पड़ता है कभी कभी। तो इस तरीके से आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हो उसका रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है या नहीं, ठीक। फिर लैंड जो है, आपकी जो ज़मीन है जिस पर आप इस्टेब्लिश कर रहे हो, वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अब जैसे मैंने आपसे यहाँ पे बोला रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल अपने स्टेट में हुआ, अपनी लोकेशन के पास हुआ तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ तो क्या करेंगे, नहीं हुआ तो दूसरे स्टेट से मंगाएंगे, दूसरे स्टेट से मंगाएंगे तो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है। क्यों, अगर रोडवेज ख़राब है, मान लीजिए आप कोई ऐसा प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने मंगाई स्टील की शीट्स, ठीक है, जो बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं स्टील की, आपने वो मंगाई, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था आपका, मान लीजिए सड़क पे थे गड्ढे, और उस गड्ढों पे ठोकर खाने की वजह से, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन आपकी जो स्टील शीट्स थी उन पर डेंट पड़ गए, तो वो शीट्स ख़राब हो गई। दैट मीन्स आपको वहाँ पर ऐसी जगह पे आपने जहाँ पे इंडस्ट्री लगाई, एक तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वैसे ही डिफ़िकल्ट थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं था, उसके चलते आपने जो प्रोडक्ट दूसरे स्टेट से मंगाया वो भी बर्बाद हो गया। तो क्या हुआ, नुकसान हुआ, प्रोडक्शन कुछ हुआ नहीं, और उल्टा प्रॉफिट कमाने के बजाय एक्स्ट्रा आपका पैसा वेस्ट हुआ, राइट। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या हो गया आपका, ट्रांसपोर्ट। फिर लेबर की बात करें, अब देखिए आपने किसी ऐसे रीजन में इंडस्ट्री खोली है जहाँ पर आपको स्किल्ड या सेमी स्किल्ड दोनों में से कोई भी लेबर्स मिल ही नहीं रहे, अगर आपको लेबरर्स ही नहीं मिलेंगे तो आप अपना प्रोडक्शन कैसे करवा सकते हैं, राइट। अब मान लीजिए बात वही है कि आपको, इसका सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको देकर समझाऊं इजी गोइंगली, तो ऐसे समझिए आप, आपको ज़रूरत है एक डॉक्टर की, राइट, आपको ज़रूरत है इस वक्त एक डॉक्टर की, लेकिन आपको मिल कौन रहे हैं, इंजीनियर्स, तो क्या आपका काम हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो स्किल या जो टैलेंट या जो नॉलेज डॉक्टर के पास है वो उस इंजीनियर के पास नहीं है। उसके पास अपनी फील्ड का नॉलेज है, लेकिन डॉक्टर का काम इंजीनियर नहीं कर सकता, राइट। तो कहीं ना कहीं इसका जो आप बोलो कि अगर आपके पास लेबर हैं लेकिन वो ऐसे लेबर्स हैं जो स्किल्ड ही नहीं हैं, जिनको आता ही नहीं है कि मशीन्स को किस तरीके से ऑपरेट करना है या प्रोडक्शन में किस तरीके से काम करना है, तो क्या किया जाए। तो उसके कारण भी आपकी जो इंडस्ट्री की लोकेशन है वो डिसाइड करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। कुल मिलाकर के ये आपके पास 6-7 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से आप लोकेशन डिसाइड करते हो और फिर जो है आप अपनी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करते हो, ठीक है। इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट में इन फैक्टर्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है।
अब बात करते हैं हम इंडस्ट्रियल सिस्टम पे। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम जो होता है बेसिकली इनपुट्स और आउटपुट्स के बारे में और प्रोसेसेस के बारे में बताता है आपको। इनपुट्स क्या होंगे, जैसे आपने एग्रीकल्चर में भी देखा था, इनपुट्स एग्रीकल्चर के मामले में हमारे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फैसिलिटी, ये सारे आपके इनपुट होते थे। आउटपुट क्या होता था, आपकी फूड क्रॉप। सेम गोज इंडस्ट्रियल सिस्टम, यहाँ पे आपका जो इनपुट होगा रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका इनपुट है। और जो आपकी प्रोसेस है उसमें क्या होता है, एक वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी होती है जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है, ठीक है। और आउटपुट में आपको मिलता है आपका प्रोडक्ट और जो इनकम आपको उसकी मदद से कमाई गई होगी, ठीक। तो मतलब इसका एग्जांपल जैसे आप देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का यहाँ पे दिया है, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इनपुट क्या है, कॉटन चाहिए, ह्यूमन लेबर चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट चाहिए। फिर क्या होता है, फिर उस कॉटन की मदद से आप क्या करते हो, उसकी गिनिंग होती है, फिर स्पिनिंग होती है, वीविंग की जाती है, डाइंग होती है, प्रिंटिंग होती है, और उसके बाद आपको आउटपुट में क्या मिलता है। जैसे एग्जांपल आपका यहाँ पे जो शर्ट्स आप वेयर करते हैं या जो ड्रेसेस आपकी बनती हैं, कुल मिलाकर के प्रोसेसेस की मदद से ही एक बार आपको इनपुट रिक्वायर्ड है, फिर आप प्रोसेस करोगे और आउटपुट में आपको क्या मिलता है, आपका प्रोडक्ट और जो इनकम आप उसके थ्रू अर्न करोगे, राइट। इंडस्ट्रियल रीजन्स, तो इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में बात करें, इंडस्ट्रियल रीजन्स जो हैं ये कब इमर्ज होते हैं, ये तब इमर्ज होते हैं जब किसी एरिया में या किसी स्पेसिफिक रीजन की लोकेशन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हों और वो एक दूसरे का बेनिफिट शेयर करें, राइट। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स की अगर आप बात करो तो ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न एशिया, ये जो है आपके वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्रियल रीजन है। और इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो मुंबई पुणे क्लस्टर, बैंगलोर तमिलनाडु का रीजन हमारा, उसके अलावा हुगली रीजन है, अहमदाबाद रीजन है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, जो इसमें पूरा जो छोटा नागपुर आपका इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो आपका सबसे ज़्यादा, मतलब आप समझो मिनरल्स, आयरन ओर्स, ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा है रोल छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट का, ठीक है। फिर आपका विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट है, गुड़गांव और दिल्ली मेरठ रीजन है, इन सब के अलग अलग इंपॉर्टेंस अपने आप में हैं, राइट। तो हुआ क्या, इसको अगर आप समझने जाओ किस तरीके से ये काम करता है, तो देखो आप यहाँ पर एक इंडस्ट्री है जिसका नाम है ए, एक इंडस्ट्री है बी और एक इंडस्ट्री है सी, ठीक है। अभी आप मान के चलो 3 इंडस्ट्रीज हैं। ए के यहाँ पे आयरन और स्टील का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन होता है, मतलब आयरन की स्टील की जो शीट्स वगैरह बनती होंगी या जो भी ऐसी चीज़ें वो बनी या मशीनरीज बनी मान लो आप। तो क्या हुआ, यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ आयरन और स्टील की शीट्स का, उनके अलग अलग पार्ट्स का। बी क्या करता है, बी इस इंडस्ट्रीज में बनने वाले आयरन एंड स्टील की मदद से डेवलप करता है कुछ मशीनरीज, मतलब ये क्या काम कर रहे हैं, मशीन बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। और इन बनाई हुई मशीनों की मदद से सी नाम की जो इंडस्ट्री है वो प्रोड्यूस करती है अपने गुड्स को, ठीक। चाहे आप मान लो फूड प्रोसेसिंग होगी या पैकेजिंग होगा या जो भी कोई एक इंडस्ट्री आप मान लो, ठीक है। तो कुल मिला करके सी को रॉ मटेरियल मिला बी से, बी को रॉ मटेरियल मिल रहा है इस वक्त ए से। अब मान लीजिए इनकेस यहाँ पर ये इंडस्ट्रीज नहीं होती, राइट, तो सी अकेले को अपना प्रोडक्ट मंगाने के लिए किस पे डिपेंड होना पड़ता, कहीं दूर दराज की कोई इंडस्ट्री होती उस पर, फिर उस इंडस्ट्री की लोकेशन में भी अगर उसको रॉ मटेरियल उतना इजीली नहीं मिलता तो वो भी किसी और पे डिपेंड होती। लेकिन क्या हुआ कि ये तीनों एक ही स्टेट, एक ही रीजन में जो थी इस्टेब्लिश थी इस वक्त, तो इनको बड़ी आसानी से इनके जो प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट थी वो मिल गई और उसके साथ साथ इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट था वो भी बचा। तो कुल मिलाकर के इन्होंने अपने आसपास होने का जो बेनिफिट इनको मिलना चाहिए था वो भी शेयर किया, राइट। क्योंकि आप ये समझो कि दूर डिस्टेंस पे अगर कोई इंडस्ट्री होती है, उसको सामान लाना है, जैसे अभी हमने एग्जांपल देकर के समझा था कि अगर उस प्रोडक्ट पर कोई आप मान लो ऐसा इफेक्ट पड़ गया, कोई डिफेक्ट आ गया, तो क्या किया जाएगा, वो चीज़ आपको प्रॉब्लम करेगी। इसी के कारण ये कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल रीजन्स की जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोजली जो है सिचुएटेड होती हैं और साथ ही साथ फिर अपना प्रॉफिट भी शेयर करती हैं। फिर आप देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़ आपको बताया गया है। तो आयरन एंड स्टील के बारे में अगर आप बात करो, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ जो हैं आपकी कौन कौन सी लोकेशंस हैं, जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया, इन सारी जगहों पर है। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो हैं आपकी मोस्टली कहाँ कहाँ पे हैं, इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान में।
और आईटी इंडस्ट्रीज़ की अगर आप बात करो तो सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड बैंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। अब देखो आप डिफरेंस कहाँ आता है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आपने देखा ज़माने से चल रही है, राइट, डेट 150-200 ईयर्स से ये सब चल रही हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी 100 एंड मोर देन 100 ईयर्स से चल रही हैं। लेकिन जो आईटी इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ है, ये रिसेंटली इसने बूम करना स्टार्ट किया, रिसेंटली इनकी ग्रोथ होना शुरू हुई है, राइट। तो इनका जो प्रोडक्शन है धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और मेजर हब्स में इनका सबसे इंडिया की अगर आप बात करो तो बैंगलोर रीजन काफ़ी ज़्यादा मेजर है, राइट। तो इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन आप देखो कि आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल और इसका आईटी इंडस्ट्री का आपको यहाँ पे बताया कि किस तरीके से है। फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल लेते हुए चलेंगे हम। तो देखें क्या होता है, जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ होती है इसका इनपुट क्या होता है, इसको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। रॉ मटेरियल में इसको चाहिए आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन। इसके अलावा इसको लेबर लगती है, कैपिटल, साइट और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वही आपका ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैनी मोर चीज़। तो ये सारा जब आप इनपुट अप्लाई करते हो तो प्रोसेस होती है आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट करने की, जिसमें कि जैसे सबसे पहले ब्लास्ट फर्नेस में उसको डाला, फिर स्मेल्टिंग हुई, फिर वो रिफाइंड हुआ, फिर आपका स्टील बना। फिर उसकी मदद से जब आपका स्टील का प्रोडक्शन हो गया तो स्टील क्या होता है, दूसरी इंडस्ट्रीज यूज़ करती हैं एज अ रॉ मटेरियल, राइट। इसलिए कहा जाता है कि स्टील जो है वो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की बैकबोन है। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि स्टील का जो प्रोडक्शन है वो ना हो तो क्या दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके यहाँ पर मशीनरीज बन पाएंगी, उनकी मशीनरीज की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाएगी? नहीं, राइट। तो स्टील जो है वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स की अगर आप बात करोगे तो जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं आपको भिलाई, दुर्गापुर, गुरनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये सारे आपके बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और ये किन किन रीजन्स में फैले हैं, तो रीजन वाइज अगर देखो तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, राइट। तो मतलब कुल मिलाकर के इन 4 मेन स्टेट्स में आपका स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं। उसके अलावा भद्रावती और विजयनगर कर्नाटका में है, विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है, सेलम है तमिलनाडु में। तो ये सारे भी आपके इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर्स हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपने लोकल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके स्टील का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर जमशेदपुर की। जमशेदपुर में एक्चुअली में क्या है, 1947 यानी कि हमारे भारत की आज़ादी से पहले, इंडिपेंडेंस के पहले जो जमशेदपुर है वो एक ऐसा हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि जमशेदपुर वॉज द ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री। जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, आज़ादी से पहले की बात है ये, कि जमशेदपुर में इकलौता आयरन और स्टील प्लांट हमारे देश का था जिसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, राइट। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको प्राइवेटली ओन किया था जमशेद जी टाटा ने। इसके ओनर थे जमशेद जी टाटा और इन्होंने इसको प्राइवेटली ओन किया था, मतलब ये प्राइवेटली इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। इसको जो है 1907 में साक्ची कहा जाता था जमशेदपुर को, तब की बात है ये, तब वहाँ पर स्टार्ट हुआ था। उसका जो जोग्राफिकल लोकेशन है, थोड़ा सा जैसे आपको बताया है कि कौन कौन सी रिवर्स हैं, तो सुवर्ण रेखा और खरकई रिवर्स थी झारखंड की लोकेशन में। फिर साक्ची का नाम बदल करके जमशेदपुर किया गया था। क्यों? ये जमशेद जी टाटा जी के ओनर में थोड़ा सा या ऑनर में यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि जमशेदपुर का नाम जो है वो बदल करके, साक्ची का नाम जो है वो बदल करके जमशेदपुर किया था। और जमशेदपुर में आपके सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स भी जो है सेटअप है। ऐसा नहीं है, देखो आपको ये लगेगा इंडिपेंडेंस के पहले 1947 से पहले इकलौता जो प्लांट था वो टिस्को था। फिर देश आज़ाद हुआ, उसके बाद धीरे धीरे हमारे यहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट हुई, हम लोगों ने भी अपनी इंडस्ट्रीज़ को स्टार्टअप करना शुरू किया। तो उसके बाद बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्लांट्स यहाँ पे ओपन हुए। उसमें कौन कौन आए, जैसे केमिकल्स हैं, लोकोमोटिव पार्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरीज हैं, टिन प्लेट है, केबल एंड वायर है। तो ये इस लोकेशन में खुलने का फ़ायदा क्या हुआ? ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ से इनको जो इनका रॉ मटेरियल था आयरन और स्टील, जिसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है मशीनरी या इक्विपमेंट्स बनाने में, वो रिक्वायरमेंट पूरी करता था टिस्को, है ना। तो लोकेशन को देखते हुए यहाँ पर के इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ। अब डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर्स टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया।
क्यों? क्योंकि वही बात है कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री जब आपको ढेर सारा रॉ मटेरियल दे देगी, आप क्या कर सकोगे, ढेर सारा प्रोडक्शन कर सकोगे, मशीनरीज बना सकोगे। इसलिए जो आपके सारे के सारे सेक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का हर सेक्टर जो है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है स्टील की, ठीक है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो स्टील पर ही डिपेंडेंट होते हैं। फिर सेकंड एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया है पिट्सबर्ग का। जैसा मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा था, एक छोटा सा कंपैरिजन किया जाता है अलग अलग लोकेशंस को लेकर के। तो अभी जैसे हमने देखा जमशेदपुर हमारे इंडिया में सिचुएटेड है, झारखंड में। पिट्सबर्ग जो है वो है आपका नॉर्थ अमेरिका में, राइट। तो इसको आप समझो, द स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग जो है उसका एक लोकेशनल एडवांटेज उसको मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसको जो रॉ मटेरियल्स हैं सच एज आपका कोल, वो बहुत लोकली अवेलेबल है, और जो आयरन ओर है उसका वो माइनेसोटा में अवेलेबल है 1500 किलोमीटर दूर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के क्या हो गया कि जितना भी रॉ मटेरियल की सप्लाई होनी है या जितना भी उनको लोकेशनल एडवांटेज मिलना था वो यहीं से प्रोवाइड हो गया। तो जिसकी वजह से उनका जो इनपुट कॉस्ट है कहीं ना कहीं वो भी कम हो गया, है ना। फिर इसके अलावा क्या हुआ कि बिटवीन दीज माइंस, इन माइंस के अलावा पिट्सबर्ग जो है इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट्स फॉर शिपिंग ओर चीपली। मतलब कि अगर आपको ओर्स को, यानी कि आपके जो आयरन ओर्स होते हैं इन सबको अगर आपको ये करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो जो आपके पास बेस्ट रूट हैं शिपिंग्स के वो यहीं से है। कैसे? द फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे जो है वो आपका सबसे फेमस वे है, और इसके साथ साथ यहाँ से आप ट्रेन की मदद से भी क्या कर सकते हो यहाँ से आप क्या करते हो, ट्रेन्स जो होती हैं वो आपके ओर्स को ग्रेट लेक से लेकर के पिट्सबर्ग एरिया तक भी ट्रांसपोर्ट कर रही है। मतलब वाटरवेज भी मिल रहे हैं और ट्रेनवेज भी बहुत अच्छी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ इन रिवर्स के नाम आपको कुछ बताए गए हैं। कई बार ये ज़रूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट रिवर्स ये नहीं है, अगर नहीं याद हो पाती हैं तो कोई बात नहीं है, बेसिक नॉलेज के लिए अगर याद हो सकें तो वेल एंड गुड है। तो ओहियो रिवर है, मोनोकेहेला है, एलेगिनी है, ये सारी रिवर्स जो हैं ये क्या करती हैं, एडिक्वेट वाटर सप्लाई कर देती हैं, तो प्रोडक्शन में जो भी इनको वाटर रिक्वायरमेंट्स होती है ये फुलफिल हो जाती है, राइट। और पिट्सबर्ग जो है वो अपने आप में आज की डेट में काफ़ी बड़ी बड़ी स्टील मिल्स को कैरी करता है। मतलब आप ये देखो, पिट्सबर्ग अपने आप में एक ऐसा कह सकते हो आप इंडस्ट्रियल रीजन है जिसमें ढेर सारी स्टील मिल्स जो है वो लोकेटेड है। फिर हम बात करेंगे हमारे देश की सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, कॉटन एंड टेक्सटाइल पे। तो देखो आप, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो हैं उनको रॉ मटेरियल के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो देखो फाइबर्स की रिक्वायरमेंट है, जब फाइबर्स होंगे तभी आपका क्लोथ का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो फाइबर्स आपके नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं। और नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं, वूल है, सिल्क है, कॉटन, लिनन एंड जूट, ये सारे आपके नेचुरल हैं। क्यों? इनका कल्टिवेशन नेचुरली होता है, राइट। फिर आपके मैन मेड फाइबर्स आते हैं जिसमें नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन्स हैं। इनका प्रोडक्शन थोड़ा सा मैन मेड हो जाता है इन द सेंस कि यहाँ पर थोड़ा सा आप कह सकते हो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, या कहीं ना कहीं उनको कुछ मेथड्स की मदद से जो है प्रोड्यूस कर लिया गया है, ठीक है। तो इंडिया के पास जो है, एक तो इंडिया का टेक्सटाइल और कॉटन इंडस्ट्री में इतना पुराना नाम इसलिए भी चलता है क्योंकि जब बिफोर इंडिपेंडेंस यानी ब्रिटिश रूल की अगर आप बात करो, या इवन दो बिफोर द ब्रिटिश रूल, इंडिया में जो हैंडमेड क्लोथ्स होते थे, जो वोवन क्लोथ्स होते थे, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती थी और बहुत ही वाइड मार्केट होता था। क्यों? ब्रिटिश से पहले आपको भी मालूम है काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पे किंगडम जो थी अलग अलग हुआ करती थी, बहुत अलग अलग राजा रजवाड़ों का राज हुआ करता था। तो उसमें क्या होता था कि काफ़ी अच्छा जो उनका मतलब सिल्क है या मसलिन्स हैं, इस टाइप के जो क्लोथ्स होते थे, इनको यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रोड्यूस किया जाता था, ठीक है। और फिर इनको जो है आपके जो आप कह सकते हो शाही जो घराने होते थे, दैट मीन्स जो राजाओं का या जो उनका चलता था पूरा की क्लोथिंग वगैरह, वो सारी इनको यहाँ से प्रोवाइड कराई जाती थी। तो ये सब का जो मार्केट था उसके कारण काफ़ी बड़ा था, और ये जो हैंडमेड हमारे क्लोथ्स थे इनकी बहुत दूर दूर तक आप कह सकते हो नाम थे, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। फिर वही हुआ कि ब्रिटिश कॉलोनीज एंड मेनी मोर थिंग्स धीरे धीरे सब डिस्ट्रॉय हो गया, राइट। इसके एग्जाम्पल्स जैसे आप देखो तो मुस्लिम्स ऑफ ढाका है ना, चिंस ऑफ मसूलीपट्टनम है, कैलिकस ऑफ कैलीकट है, गोल्ड रॉट कॉटन ऑफ बुरहानपुर है आपका, सूरत वडोदरा, ये सारे जो अपने वर्ल्ड वाइड जो थे इनकी क्वालिटी और डिज़ाइंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, ठीक है।
फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल की अगर हम बात करें तो मशीनरीज की मदद से टेक्सटाइल मिल, राइट, वो इस्टेब्लिश हुई थी मुंबई में 1854 में। अब रिक्वायरमेंट क्या रहती है, देखो वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट है, फिर एक पोर्ट चाहिए कि आप मशीनरीज मंगा सको, रॉ मटेरियल आपको मिल सके, साथ ही साथ में स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसकी मदद से जब ये सारी चीज़ें इनको मिली तो इनका रैपिड एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ। इनिशियली जो इंडस्ट्री थी वो फ्लरिश करी इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, क्योंकि इसको फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट उतने रीजन में मिला। क्यों? क्योंकि कोस्टल रीजन्स थे, टेम्परेचर ना ज़्यादा वार्म ना ज़्यादा मतलब हाई चाहिए होता है, क्लाइमेट भी उनको मॉइस्ट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो कोस्टल रीजन्स में होने के कारण, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र का आपको मालूम है, फिजिकली भी आपने देखा है मैप्स को काफ़ी बार इंडिया के, हमने पढ़ा भी है उसको 6-7 में NCERTs में, तो हम जानते हैं कि गुजरात महाराष्ट्र की जो लोकेशन है कोस्टल रीजन्स में आते हैं, जिसके कारण जो क्लाइमेट है वो काफ़ी फेवरेबल होता है, ठीक है। इसके साथ साथ पहले तो मतलब क्योंकि क्लाइमेट वैसा था नहीं अलग अलग जगहों पे, तो इनको महाराष्ट्र और गुजरात में काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन मिला। फिर अगेन टेक्नोलॉजी डेवलप, इवन न्यू इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, उसकी मदद से क्या हुआ है, आर्टिफिशियल क्लाइमेट जो है वो इन्होंने स्टार्ट किया क्रिएट करना। और आर्टिफिशियल क्लाइमेट क्रिएट करने के साथ साथ इससे क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि जिन इंडस्ट्रीज़ में लोकेशन नहीं भी थी, वहाँ भी जहाँ पे ऐसी लोकेशन मानी गई थी कि पॉसिबल ही नहीं है इसका प्रोडक्शन, वहाँ पर भी इनके जो प्रोडक्शन थे वो स्टार्ट हुए। तो आज की डेट में अगर देखो तो कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट सेंटर्स में कन्वर्ट हुए, ठीक है। अब आपका जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि अहमदाबाद में जो गुजरात की सबसे पहली मिल थी 1859, यानी मुंबई की मिल इंस्टॉलेशन के 5 साल बाद लगी है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया अहमदाबाद बना। अहमदाबाद वॉज देयर ऑफर कॉल्ड एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। आपका जो अहमदाबाद है उसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्यों? देखो क्या हुआ, एक तो डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स था, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ ये अच्छा प्रॉफिट मिला कि वहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स थी ये, ठीक है, और इनकी मदद से स्किल्ड और सेमी स्किल्ड दोनों लेबर्स भी मिले। फिर इन्होंने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आप बात करो रोडवेज की, रेलवेज की, पोर्ट्स की, ये बहुत अच्छे से इन्होंने डेवलप किए। तो इन्होंने क्या किया, इसके साथ साथ इन्होंने इजी ट्रांसपोर्टेशन के परमिट दिए, जिसकी मदद से जो आपकी पूरी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स थे वहाँ पर ये जो है मार्केट को एक्सेस कर पाए, मार्केट को कैप्चर कर पाए। आज भी आप देखोगे आज की डेट में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की अगर आप बात करो, महाराष्ट्र और गुजरात का नाम बहुत चलता है, राइट। क्यों? क्योंकि उनके जो आप बोलो कि काफ़ी पुराना इनका मतलब एक्सपीरियंस होने के कारण और काफ़ी इनिशियल स्टेजेस से इन्होंने स्टार्ट किया है, तो इनकी जो एक्सेस है और इनका जो कैप्चरिंग है पूरे मार्केट्स पे, वो अभी भी आपको दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन इन द रिसेंट ईयर्स थोड़ा सा अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स को देखने को मिला डाउनफॉल। क्यों मिला? क्योंकि काफ़ी सारी मिल्स यहाँ पे बंद हुई। इसके रीजंस ये थे कि अब जैसे हमने कहा अलग अलग टेक्नोलॉजीज़, अलग अलग डिस्कवरीज, तो देश के दूसरे रीजन्स में भी टेक्सटाइल सेंटर्स खुले और उन्होंने क्या किया है कि वहाँ पे अब नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई मशीनरीज़ हैं, तो ये चीज़ उसको थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ा रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि अहमदाबाद में थोड़ा सा मशीनरीज़ का हर किसी ने उतना ज़्यादा अपग्रेड नहीं कर पाए या टेक्नोलॉजीज़ उतना वो अडॉप्ट नहीं कर पाए, उसके कारण उनको कई टेक्सटाइल मिल्स जो है वो बंद करनी पड़ी, राइट। अब जैसे आपने देखा था जमशेदपुर के साथ हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा पिट्सबर्ग का, अहमदाबाद के साथ हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं ओसाका का। ओसाका जो लोकेशन है वो आपकी जापान में सिचुएटेड है, इसको आप मैनचेस्टर ऑफ जापान कहते हो, ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्या है? अहमदाबाद। मैनचेस्टर ऑफ जापान क्या है? ओसाका। सो द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड इन ओसाका ड्यू टू द सेवरल जोग्राफिकल फैक्टर्स। सेम सिनेरियो कि क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट थी, तो एक वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट मिला जिसकी मदद से स्पिनिंग और वीविंग काफ़ी अच्छे से पॉसिबल हो पाई। साथ ही साथ एक रिवर थी यहाँ पे योडो, जिसने इसको सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड कराया। फिर लेबर भी इजीली अवेलेबल थी। लोकेशन ऑफ पोर्ट फैसिलिटेट्स द इम्पोर्ट ऑफ रॉ कॉटन एंड एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स, मतलब कि जो रिवर्स वगैरह के इनके रोड वाटरवेज थे उसकी मदद से ये कॉटन मंगा भी पा रहे थे, इम्पोर्ट भी कर पा रहे थे और उसके साथ साथ टेक्सटाइल्स बना करके दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर पा रहे थे, राइट।
फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी ओसाका की, वो एक्चुअली में क्या होता था, वहाँ पे रॉ मटेरियल उतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता था, तो ये क्या करते थे, इम्पोर्ट करते थे रॉ मटेरियल को, और सबसे ज़्यादा इनका इम्पोर्ट जो किया जाता था इजिप्ट, चाइना और यूएसए जैसी कंट्रीज से ये करते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ओसाका जो है अपने आप में तो एक टेक्सटाइल सिटी के नाम से जानी गई पूरी कंट्री के लिए, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो थी अब वो रिप्लेस होने लगी आयरन और स्टील से, मशीनरीज, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और सीमेंट से। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि इनका भी एक तरीके का डाउनफॉल आपको नज़र आता है, राइट। सो इस पूरे चैप्टर में आपने बेसिकली ये समझा कि आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अलग अलग क्लासिफिकेशंस किस बेसिस पे किए गए हैं। इसके साथ साथ आपने ये देखा कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा जो आपकी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं उन इंडस्ट्रीज़ के जो आपके रोल हैं, यानी कि कितना कौन किसको रॉ मटेरियल सप्लाई कर पा रहा है, किसकी मदद से, जैसे आयरन एंड स्टील कंपनी का आपने देखा कि क्या रोल है, राइट। तो इन तरीक़ों से आपने देखा आयरन एंड स्टील कंपनी, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, इनके बारे में। फिर हमने यहाँ पे एक शॉर्ट कंपैरिजन किया बिटवीन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ एंड डिफरेंट लोकेशंस, राइट। हमने देखा जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हमारी जमशेदपुर में है, वहीं पिट्सबर्ग में किस तरीके से स्टील और आयरन का मैन्युफैक्चर हो रहा है वो देखा। टेक्सटाइल और कॉटन की इंडस्ट्रीज़ के फील्ड में हमने देखा अहमदाबाद और ओसाका इन जैसी दो सिटीज़ का जो कंपैरिजन था वो। तो ये पूरा कंपैरिजन जो है वो बेसिक आपको एक नॉलेज डेवलप करने में हेल्प करता है कि अलग अलग लोकेशंस की वजह से, अलग अलग हैबिट्स की वजह से, अलग अलग क्लाइमेट्स और आप कह लीजिए कि उनके ट्रेडिशंस की वजह से कौन सा जो मतलब आप अगर एक माइंड बना के चलो तो आपको दिखता है कि कौन सी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कौन से जो आपके प्रोडक्शंस हैं वो आपकी कंट्री में सक्सेसफुल है, दूसरी कंट्रीज़ में सक्सेसफुल है, राइट। ये क्या करता है, आपको एक थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जो है वो डेवलप करने में हेल्प करता है कि दूसरी कंट्रीज़ के जो ट्रेडिशंस हैं या जो उनका इंडस्ट्रियल पैटर्न है वो कैसा है। तो इसी के साथ, इन कंपेरिजन्स के साथ हमारा ये वाला जो चैप्टर है इंडस्ट्रीज़, ये भी यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे अगले चैप्टर पे जो कि है ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में।